Hi everybody, welcome to this video of the chapter of laws of motion. The first question is, the initial mass of a rocket is 1000 kilogram. Calculate the rate at which the fuel should be burnt so that the rocket is given an acceleration of 20 meter per second square. The gases come out at a relative speed of 500 meter per second with respect to the rocket. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट गलत दिया है. द करेक्ट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल हैव टू यूज द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसका मतलब स्टूडेंट्स फोर्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गैसेस कमिंग आउट दिया है एंड इट इज कांस्टेंट, तो इसीलिए हम इसको डेरिवेटिव साइन के बाहर ले लेंगे. सो फोर्स विल बी इक्वल टू v इंटू डी एम बाई डी टी. तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां सॉल्यूशन में देख सकते हो, टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द रॉकेट. द अपवर्ड फोर्स इज नोन एज एफ थ्रस्ट एंड इसका फॉर्मूला होगा डी बाई डी टी ऑफ एम वी. अब गाइस, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ गैसेस कमिंग आउट इज कांस्टेंट, हम उसको डेरिवेटिव साइन के बाहर ले लेंगे and therefore F thrust will be equal to velocity into dm by dt. Students, this force is the force acting on the rocket due to burning of fuel inside the rocket. इसके अलावा students, there will be one more force acting in the downward direction. This is the force due to gravity. Guys, इसका फॉर्मूला होता है mg. तो students, हम ऐसा बोल सकते हैं कि there are two forces acting on the rocket. One force is in the upward direction, which is F thrust, and one force is in the downward direction, which is mg. अब स्टूडेंट्स, हमें पता है that the net force acting on any object is equal to mass into acceleration. इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा F thrust माइनस mg is equal to m into a. गाइज, यहाँ F thrust के जगह पे हम लिख देंगे velocity into dm by dt. इसके बाद स्टूडेंट्स हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. In place of mass, we will substitute 1000 kilogram. In place of g, we will substitute 10 meter per second square. Also guys, in place of acceleration a, we will substitute 20 meter per second square. And finally, in place of velocity of gases, we'll substitute 500 meter per second. Students, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा dm by dt is equal to 60 kilogram per second. So students, this is the rate at which the fuel should be burnt so that the rocket is accelerated upwards with an acceleration of 20 meter per second square. With this, we have completed the explanation of this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the second question of this chapter is, a force F is equal to 40 I cap plus 10 J cap newtons acts on a body of mass 5 kilogram. If the body starts from rest, its position vector r at time t is equal to 10 seconds will be. So students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll have to use two equations. The first equation is net force is equal to mass into acceleration. तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को यूज करके आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो. गाइस, वंस यू फाइंड एक्सेलरेशन, you'll realize कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. अब गाइस, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अब गाइस, इस इक्वेशन को यूज करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ s एंड दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर. सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो, इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव रिटन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. स्टूडेंट्स, यहां पे फोर्स एंड मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको एक्सेलरेशन का आंसर मिल जाएगा एज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप. इसका मतलब स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द एक्स डायरेक्शन एंड इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द वाई डायरेक्शन. आप यहां देख सकते हो दैट दिस एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट बोथ इन द एक्स एज वेल एज द वाई डायरेक्शन. अब गाइस, बिकॉज ये एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, इसीलिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. स्टूडेंट्स, इन दिस केस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसीलिए u की वैल्यू विल बी 0 एंड गाइस हम एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे
as 8 I cap plus 2 j cap and guys time will be taken as 10 seconds. तो गैस सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको S का आंसर मिल जाएगा 400 I cap plus 100 j cap. So this is your final answer, and with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes people, the third question of this chapter is, a bullet of 4 gram mass is fired from a gun of mass 4 kilogram. If the bullet moves with the muzzle speed of 50 meter per second, the impulse imparted to the gun and velocity of recoil of the gun are. So students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll use the concept of conservation of momentum. Students, before the bullet is fired, the total momentum of the system will be 0. And guys, after the bullet is fired, the total momentum of the system will be mb into vb plus mg into vg. अब guys हम लोग यूज करेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एंड इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू mb vb प्लस mg vg. स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को यूज करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ vg विच इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन. गाइस, एक बार आपको वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल मिल गया तो आप इंपल्स को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. गाइस, टू फाइंड इंपल्स विल यूज द डेफिनेशन ऑफ इंपल्स. स्टूडेंट्स, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो गाइस, बिकॉज हमें इंपल्स ऑन द गन कैलकुलेट करना है तो हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन को कैलकुलेट करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू इंपल्स. तो गाइस, इस केस में इंपल्स विल बी इक्वल टू 0 माइनस mg इंटू वीजी. गाइस, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इज 0 and its final momentum will be mg into vg, and therefore impulse will be equal to 0 minus mg into vg. तो गैस, इस इक्वेशन को यूज करके हम इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स ऑब्जर्व दिस सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो, यहां पे उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन यूज किया है. गैस, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी 0 एंड द फाइनल मोमेंटम विल बी mb vb plus mg vg. गाइस, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 0 इज इक्वल टू mb vb प्लस mg vg. इसी को रीअरेंज करके आपको इक्वेशन मिल जाएगा mb vb इज इक्वल टू माइनस mg इंटू vg. गाइस, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इससे हमें vg का आंसर आ जाएगा एज माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड. सो गाइस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन. इसके बाद स्टूडेंट्स, हम इंपल्स का डेफिनेशन यूज करेंगे. आप यहां देख सकते हो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, एंड गाइस इसका आंसर हो जाएगा 0 माइनस mg इंटू वीजी. गाइस, फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इंपल्स का आंसर मिल जाएगा 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the fourth question of this chapter is, a bullet of mass 0.1 kilogram is fired on a wooden block to pierce through it, but it stops after moving a distance of 50 centimeter into it. If the velocity of bullet before hitting the wood is 10 meter per second and it slows down with uniform deceleration, then the magnitude of the effective retarding force on the bullet is x newtons. We need to find the value of x. So students, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्म डिसिलरेशन, तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. कैस, अगेन बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्म डिसिलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, इसीलिए गाइस आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को यूज करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. कैस, एक बार हमें ए की वैल्यू मिल गई तो नेट रिटार्डिंग फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स ऑब्जर्व दिस सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो जैसा आप यहां देख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्म डिसिलरेशन, विल यूज द इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इसको यूज करके गाइस हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी एज माइनस 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गाइस, वंस वी फाइंड एक्सेलरेशन, हमें पता है दैट नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. गाइस, ये वैल्यू एक्सेलरेशन की है -100 एंड मास इज 0.1 किलोग्राम. गाइस, ये यूज करके आपको नेट रिटार्डिंग फोर्स मिल जाएगा एज -100 न्यूटन्स.
With this, we have completed this question as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students, the fifth question of this chapter is, a small ball of mass m is thrown upwards with velocity u from the ground. The ball experiences a resistive force of mkv square, where v is the speed of the ball. The maximum height attained by the ball is. So students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we need to understand the various forces acting on the ball. In this case, two forces will be acting on the ball, both in the downward direction. First will be force due to gravity, which will be mg, and the second force will be this resistive force, which will be equal to mkv square. तो guys, यहाँ पे net force का equation बनेगा force is equal to minus mg minus mkv square. इसके बाद स्टूडेंट्स हमें पता है दैट नेट फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो गैस हमारा इक्वेशन हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर. इसके बाद स्टूडेंट्स हमें एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन यूज करना है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी वाई. यानी कि गैस आपका जो नेट एक्सेलरेशन होता है इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी and in terms of derivative of velocity with respect to displacement. तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला यूज करेंगे. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी वाई. गाइज ये इक्वेशन यूज करने के बाद विल रीअरेंज द इक्वेशन एंड उसके बाद में विल डू इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स एंड दिस विल गिव अस द फाइनल आंसर. सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू माइनस एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर. पीपल, दिस नेट फोर्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इससे गैस आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट जी प्लस के वी स्क्वायर. इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक्सेलरेशन के जगह पे लिख देंगे वी डी वी बाई डी वाई एंड गैस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा वी डी वी अपॉन जी प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई. इसके बाद स्टूडेंट्स विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स एंड यहां पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है अब हम उसको समझेंगे. गाइस, व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी u एंड व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0. स्टूडेंट्स हमें पता है दैट व्हेन बॉल रीचेस मैक्सिमम हाइट इट्स वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स 0. इसीलिए गाइस यहां पे जो वेलोसिटी का लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है इट इज फ्रॉम u टू 0. गाइस ऑन द अदर हैंड यहां पे जो राइट हैंड साइड में dy है उसमें जो y का लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा इट विल बी फ्रॉम 0 टू h. गाइस इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. गाइस द बॉल हैज बीन थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल. तो गाइस ग्राउंड लेवल पे y की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 एंड गाइस व्हेन बॉल रीचेस मैक्सिमम हाइट y की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू h. इसीलिए स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू h. अब गाइस इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझ लेते हैं. गाइस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है. लेफ्ट हैंड साइड में जो g प्लस के वी स्क्वायर है हम उसको इक्वल टू t सब्सटीट्यूट करेंगे. गाइस सब्सटीट्यूट करने के बाद विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स एंड गाइस इससे हमें v dv का वैल्यू मिल जाएगा and this value will be equal to 1 upon 2k into dt. तो गाइस इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर में v dv है उसके जगह हमें लिखना है 1 upon 2k into dt एंड गाइस जो डिनोमिनेटर में g प्लस के वी स्क्वायर है उसके जगह हमें t लिखना है. तो इससे गाइस लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा 1 upon 2k into इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t dt. अब स्टूडेंट्स हमें पता है दैट 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ टी टू द बेस ई. लेकिन गाइस आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज हो चुके हैं. ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. गाइस यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है g प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू टी. इसका मतलब स्टूडेंट्स जब v का वैल्यू विल बी इक्वल टू u तो आपके t का वैल्यू विल बिकम इक्वल टू g प्लस के यू स्क्वायर. And guys, when v becomes equal to 0, the value of t will become equal to g. इसीलिए guys लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो चुके हैं g प्लस के यू स्क्वायर टू g. अब guys यहाँ पे जो log ऑफ t टू द बेस e आंसर आया है इसमें हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे
एंड उसके बाद गाइस हम लॉगरिथम की सिंपल प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट व्हेनेवर देयर इज माइनस साइन बिटवीन टू लॉगरिथम, तो हम लॉगरिथम के इनसाइड डिवीजन कर देते हैं. सो गाइस इससे आपको h का फाइनल आंसर आ जाएगा एंड दिस फाइनल आंसर इज h इज इक्वल टू 1/2k log of g plus k u square divided by g to the base e. So with this we have completed this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the sixth question of this chapter is a spaceship in space sweeps stationary interplanetary dust. As a result, its mass increases at a rate dm by dt is equal to bv square, where v is the instantaneous velocity. The instantaneous acceleration of the satellite is. So students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will again use the formula force is equal to rate of change of momentum. इसका मतलब स्टूडेंट्स force will be equal to d by dt of mv. अब गाइस यहाँ पे net force on the satellite will be zero because it is in a stationary orbit around the planet. एंड यहाँ पे इसीलिए इक्वेशन हो जाएगा 0 इज इक्वल टू d by dt of mv. इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डेरिवेटिव का चेन रूल यूज करेंगे, जिसे राइट हैंड साइड का इक्वेशन हो जाएगा dm by dt इंटू वी प्लस m इंटू dv by dt. गैस इस इक्वेशन को यूज करके और फिर dv by dt के जगह एक्सेलरेशन लिख के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा. लेट्स ऑब्जर्व दिस सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, फोर्स हैज बीन रिटन एज इक्वल टू dp by dt. इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसके बाद स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव का चेन रूल यूज करेंगे, जिससे कि हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा m dv by dt प्लस v dm by dt. इसका मतलब स्टूडेंट्स व्हेनेवर यू हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, तो आप दोनों का डेरिवेटिव साथ में नहीं लेते, यू टेक डेरिवेटिव वन एट अ टाइम. इसके बाद स्टूडेंट्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट विल बी जीरो बिकॉज सैटेलाइट इज इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट. कैस फोर्स की वैल्यू को हम इक्वल टू जीरो कर देंगे एंड ऑल्सो यहाँ पे जो dm by dt है उसके जगह हम लिख देंगे bv स्क्वायर बिकॉज दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो आफ्टर रीअरेंजिंग आपको इक्वेशन मिल जाएगा m dv by dt इज इक्वल टू माइनस bv क्यूब. अब गैस हमें पता है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि जो dv by dt है उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. एंड गैस इससे हमें एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर मिल जाएगा एज इक्वल टू माइनस bv क्यूब अपॉन m. So with this we have completed the explanation of this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the seventh question of this chapter is a man of mass 50 kg and his son of mass 20 kg are standing on a frictionless surface facing each other. The man pushes his son so that he starts moving at a speed of 0.7 meter per second with respect to the man. The speed of the man with respect to the surface is. So guys, this is again a question of conservation of momentum. People, before the man pushes his son, the total momentum of the system will be zero. And guys, after the man pushes his son, the total momentum of the system will become m1 v1 plus m2 v2, जिसमें m1 v1 is the new momentum of man and guys m2 v2 is the new momentum of son. अब guys, because there is no external force, तो initial momentum is equal to final momentum and therefore we'll form the equation 0 is equal to m1 v1 plus m2 v2. अब guys इस equation को solve करके we'll find the relation between v1 and v2. अब guys यहाँ पे जो value दिया है उसको observe करते हैं. Guys यहाँ पे जो value है 0.70 मीटर पर सेकेंड, this is velocity of sun with respect to man. Guys this is not velocity of sun with respect to ground. This value of 0.7 मीटर पर सेकेंड is velocity of sun with respect to man. इसका मतलब guys ये जो 0.7 वैल्यू दिया है this will be equal to v1 plus v2. Guys मैं v1 plus v2 इसीलिए बोल रहा हूँ because man and sun will move in opposite direction. And guys, when two objects are moving in opposite direction, then their velocity with respect to each other can be found by simple addition. तो इसीलिए guys यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा 0.7 is equal to v1 plus v2. And guys हम v1 और v2 में ऑलरेडी रिलेशन निकाल चुके हैं by conservation of momentum. तो इन दो इक्वेशंस को यूज करके हमें आंसर मिल जाएगा ऑफ स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस. लेट्स ऑब्जर्व दिस सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड.
Yes स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट द फर्स्ट इक्वेशन हैज बीन रिटन एज m1v1 इक्वल टू m2v2. सो गाइस, जो मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, उसी इक्वेशन को रीअरेंज करके आपको ये फाइनल इक्वेशन मिल जाता है m1v1 इक्वल टू m2v2. गाइस, आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है. दिस इज बिकॉज उन लोगों ने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है दैट बोथ मैन एंड सन आर गोइंग टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. तो वो बस मैग्नीट्यूड का रिलेशन निकाल रहे हैं. देयरफॉर m1v1 इक्वल टू m2v2. गैस, इस इक्वेशन को यूज करके एंड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर मिल जाएगा v2 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स v1. अब गैस, इसके अलावा उन लोगों ने दिया है दैट वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज 0.7 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें v1 प्लस v2 का वैल्यू दिया है. गैस, दिस इज बिकॉज when two objects are moving in opposite direction, then their relative velocity with respect to each other is given by addition of the two velocities. तो इसीलिए गैस हमारा सेकेंड इक्वेशन बनता है v1 प्लस v2 इक्वल टू 0.7. अब गैस, जो ऊपर इक्वेशन आया था v2 इज इक्वल टू 2.5 v1, उसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इससे हमें v1 का आंसर आ जाएगा एज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड. So guys, this is the velocity of man with respect to ground. With this, we have completed the explanation of this question. Let's move ahead to the next slide. Yes, students, the 8th question of this chapter is, a body of mass m is launched up a rough inclined plane making an angle of 30 degrees with the horizontal. The coefficient of friction between the body and plane is root x by phi. If the time of ascent is half of the time of descent, then the value of x is. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, विल अज्यूम दैट द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ u विल बी इक्वल टू 0. गाइस, द इक्वेशन विल बिकम s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. अब गाइस, इस इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम चेक कर लेते हैं. गाइस, ड्यूरिंग असेंट दिस एक्सेलरेशन विल बी g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा. इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. गाइस, ड्यूरिंग असेंट द बॉडी विल हैव टू ओवरकम ग्रेविटी एंड इट विल ऑल्सो हैव टू ओवरकम द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, हमें इतना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा जो ग्रेविटी को भी ओवरकम कर पाए और जो फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर पाए. इसीलिए गाइस, आपका नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग असेंट होना चाहिए g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा. लेकिन गाइस, ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग डिसेंट हमारे को सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा. तो गाइस, ड्यूरिंग डिसेंट हमें एक्सटर्नली कोई एक्सेलरेशन नहीं देना होगा. ड्यूरिंग डिसेंट ग्रेविटी विल हेल्प अस इन कमिंग डाउन एंड इन दिस केस फ्रिक्शन विल अपोज अस. सो इन दिस केस द नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. सो गाइस, इन समरी में आपको ऐसा बोल सकता हूं दैट हमारे s का इक्वेशन होगा s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. एंड गाइस, इसमें ड्यूरिंग असेंट हमें एक्सेलरेशन लेना है g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा. एंड गाइस, ड्यूरिंग डिसेंट हमें एक्सेलरेशन लेना है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. तो इन तीन इक्वेशंस को यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. नाउ लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, ड्यूरिंग असेंट s विल बी इक्वल टू हाफ aata स्क्वायर एंड ड्यूरिंग डिसेंट s विल बी इक्वल टू हाफ adtd स्क्वायर. गाइस, बिकॉज दिस डिस्टेंस ऑफ असेंट एंड डिसेंट इज सेम, तो हम दोनों s को इक्वल कर सकते हैं एंड इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा हाफ aata स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ adtd स्क्वायर. पीपल, हाफ विल कैंसल ऑन बोथ साइड्स एंड हमें इक्वेशन मिलेगा TA स्क्वायर अपॉन TD स्क्वायर इक्वल टू AD अपॉन AA. गैस, इसमें AD इज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डिसेंट. अब गैस, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, ड्यूरिंग डिसेंट ग्रेविटी विल हेल्प अस एंड फ्रिक्शन विल अपोज अस एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. लेकिन गैस, ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग असेंट वी विल हैव टू ओवरकम बोथ ग्रेविटी एज वेल एज फ्रिक्शन. तो गैस, हमें इतना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा जो ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों को ओवरकम कर सके. तो इसीलिए गैस, एक्सेलरेशन ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा.
इसके बाद स्टूडेंट्स विल टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगा टी ए अपॉन टी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा. नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा एंड दिस इक्वेशन इज हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 minus root 3 mu whole divided by 1 plus root 3 mu. Now again we'll square on both sides and after cross multiplication we'll get the value of mu as equal to root 3 upon 5. So guys, in summary, during descent acceleration will be equal to g sin theta minus mu g cos theta, and guys during ascent acceleration will be equal to g sin theta plus mu g cos theta. So इस कंसेप्ट को यूज करके हमारा फाइनल आंसर आ चुका है. Now let's move ahead to the next question. Yes students, the ninth question of this chapter is a block of mass m slides on the wooden wedge which in turn slides backward on the horizontal surface. The acceleration of the block with respect to the wedge is. So guys, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll draw two free body diagrams on these two different bodies. Let's observe these diagrams in the next slide and उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं. यस स्टूडेंट्स, तो आप यहां पे इंक्लाइन वेज का फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हो. गाइस आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो दैट देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इंक्लाइन वेज एंड दिस इज द नॉर्मल फोर्स ऑफ द स्मॉलर मास ऑन दिस इंक्लाइन वेज. गाइस ये जो नॉर्मल फोर्स है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विथ हॉरिजॉन्टल एंड इसीलिए गाइस जब आप इस नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे इट विल बिकम n cos 60. Students, this n cos 60 is the reason why this inclined wedge will accelerate in the left direction. लेकिन guys अगर इस inclined plane को left की तरफ accelerate करना है तो ये जो आपका normal force का component है वो भी left direction में होना चाहिए. तो guys यहाँ पे जो normal force का उन्होंने arrow दिखाया है वहाँ पे printing mistake हुआ है. It should actually be downwards ताकि उसका component is in the left direction. अब guys ये जो horizontal component है n cos 60, this will be the reason why this inclined wedge accelerates in the left direction. तो guys आपका इक्वेशन बन जाएगा n cos 60 is equal to mass into acceleration, जिसमें guys यहाँ पे acceleration of wedge लेना है एंड इसीलिए आपका इक्वेशन आ जाएगा n cos 60 is equal to capital M into A2. अब guys the mass of this inclined wedge has been given as 16 and guys cos 60 की वैल्यू is half एंड गैस इसको यूज करके आपको नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा एज इक्वल टू 32A2. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो आप यहां देख सकते हो द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्मॉलर मास. स्टूडेंट्स स्मॉलर मास के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट इज द नॉर्मल फोर्स जिसको इन्होंने यहां n से रिप्रेजेंट किया है. सेकेंड इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जिसको यहां पे mg से रिप्रेजेंट किया है. एंड थर्ड फोर्स इज द सूडो फोर्स जिसको रिप्रेजेंट किया है एज स्मॉल m इंटू A2. स्टूडेंट्स यहां पे सूडो फोर्स इसीलिए अप्लाई करना है बिकॉज द स्मॉलर मास इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड वेज विच इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. तो गैस बिकॉज आपका वेज लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है इसीलिए गैस इस स्मॉलर मास के ऊपर जो सूडो फोर्स होगा इट विल बी टुवर्ड्स राइट एंड गैस इसका वैल्यू होगा स्मॉल m इंटू A2. कैसे हमें पता है दैट वेन एवर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स लेफ्ट तो आपके सिस्टम के अंदर सूडो फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन विच विल बी टूवर्ड्स राइट. अब गैस बस हमें ये जो 3 फोर्सेज हैं इनके कंपोनेंट लेके बैलेंस करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो गैस जो mg है उसका जब आप कंपोनेंट लोगे अपोजिट टू नॉर्मल फोर्स तो वो हो जाएगा mg cos 30. लेकिन गैस ऑन द अदर हैंड जब आप सूडो फोर्स का कंपोनेंट लोगे in the direction of normal force तो it will become ma2 sin 30. तो guys हम ऐसा बोल सकते हैं that because mg is downward उसका जो कंपोनेंट होगा it will be opposite to normal force and उसका वैल्यू होगा mg cos 30. and guys pseudo force का जब आप कंपोनेंट लोगे it will actually come in the direction of the normal force and उसका वैल्यू होगा ma2 sin 30. तो guys यहाँ पे आपका इक्वेशन बन जाएगा नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg cos 30 माइनस ma2 sin 30. गाइज आप यहां पे देख सकते हो कि इन लोगों ने एक और प्रिंटिंग मिस्टेक किया है. गाइज यहां पे जो नॉर्मल फोर्स का एरो है
उसका जो एग्जैक्ट अपोजिट एरो है वहां पे उन्होंने लिखा है mg cos 30 प्लस ma2 sin 30, जो कि गलत है। गाइज यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स के अपोजिट जो एरो है वहां पे होना चाहिए mg cos 30 माइनस ma2 sin 30। गाइज वहां पे उन्होंने साइन का मिस्टेक किया है, बीच में जो साइन प्लस है वो एक्चुअली माइनस होना चाहिए। इसको गाइज आप लॉजिकली कर सकते हो, बिकॉज ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, उसका कंपोनेंट विल ऑल्सो बी डाउनवर्ड। एंड गाइस यहाँ पे जो सूडो फोर्स है इट इज टूवर्ड्स राइट, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इट विल बी अपवर्ड्स, एंड इसीलिए गाइस आपका नॉर्मल फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg cos 30 माइनस ma2 sin 30। इसके बाद गाइस हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नॉर्मल फोर्स के जगह हम 32a2 सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, एंड गाइस cos 30 एंड sin 30 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड इसके बाद गाइस आपको a2 का आंसर मिल जाएगा। सो a2 विल बी इक्वल टू √3/9g। अब इसके बाद गाइस हमारे को ये जो सारे फोर्सेस हैं इनको अलोंग द इंक्लाइन प्लेन रिजॉल्व करना होगा। लेट्स ऑब्जर्व दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, तो गाइस अभी हम लोग ग्रेविटी का कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, एंड गाइस सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वो हो जाएगा ma2 cos थीटा। गाइस सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट था अलोंग द नॉर्मल वो था ma2 sin थीटा, एंड इसीलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि सूडो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा ma2 cos थीटा। अब गाइस ये जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है mg sin थीटा एंड जो सूडो फोर्स का कंपोनेंट है ma2 cos थीटा, बोथ आर एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। इसीलिए गाइस mg sin थीटा प्लस ma2 cos थीटा विल बिकम इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो यहां पे एक्सेलरेशन है वो आपको लेना है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल मास, यानी कि गाइस दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू स्मॉल m इनटू a1। अब गाइस यहां पे हम लोग a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एज √3/9g जो लास्ट स्लाइड में आया था। स्मॉल m के जगह 8 किलोग्राम ले लेंगे, एंड गाइस इसको यूज करके आपका a1 का आंसर आ जाएगा एज 2g/3। सो गाइस दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर मास विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन वेज। गाइस ये आपको डायरेक्ट आंसर मिल चुका है ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर मास विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन वेज। इसका रीजन गाइस बहुत सिंपल है, क्योंकि आप इंक्लाइन वेज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गए इसीलिए आपने सूडो फोर्स अप्लाई किया, एंड इसीलिए आपको इंक्लाइन वेज के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिल चुका है, and this answer is 2g/3. So with this we have completed this really interesting question. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the 10th question of this chapter is, a car is moving on a plane inclined at 30 degrees to the horizontal with an acceleration of 10 meter per second square parallel to the plane upwards. A bob is suspended by a string from the roof of the car. The angle in degrees which the string makes with the vertical is. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कार इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड्स अलोंग द प्लेन, एंड इस वजह से देर विल बी अ सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द प्लेन। गाइस हमें पता है दैट सूडो फोर्स इज अपोजिट टू एक्सिलरेशन। अब गाइस बिकॉज कार इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड्स अलोंग द प्लेन, इसीलिए सूडो फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स अलोंग द प्लेन। गाइस इस सूडो फोर्स के अलावा देर विल बी 2 more forces acting on the bob. One will be force of gravity, which will be mg, and this force will be vertically downwards. And guys, the other force will be force of tension in the string, which is supporting the bob. तो guys, हमें इन 3 forces को balance करना है: pseudo force, gravity force, and force of tension. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes, students. तो आप यहाँ solution में free body diagram of the bob observe कर सकते हो। गाइस यहां बॉब के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स बिकॉज कार इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स एट एन एंगल, यहां पे सूडो फोर्स भी अप्लाई होगा विच विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट एन एंगल। गाइस इसको आप f' से देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो f' है इट इज द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, एंड दिस सूडो फोर्स इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन। अब गाइस ये जो सूडो फोर्स f' है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, एंड इसीलिए इस सूडो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इट विल बिकम f' cos 30। अब गाइस क्योंकि सूडो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f' cos 30 है,
तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम एफ डैश साइन 30 एंड इट विल बी डाउनवर्ड्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, द थर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज द फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज सपोर्टिंग द बॉब। कैसे ये जो फोर्स ऑफ टेंशन है, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। इसीलिए गाइस ये टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इट विल बी टी कॉस अल्फा एंड इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड्स। अब गाइस क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस अल्फा है, तो इस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इट विल बिकम टी साइन अल्फा। अब गाइस बस हमें यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो गाइस आप यहां देख सकते हो कि सूडो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज एफ डैश कॉस 30, इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड गाइस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज टी साइन अल्फा एंड इट इज टूवर्ड्स राइट। तो गाइस ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा एफ डैश कॉस 30 इज इक्वल टू टी साइन अल्फा। अब गाइस इसके अलावा वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। गाइस सूडो फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज एफ डैश साइन 30 एंड इट इज डाउनवर्ड्स। इसके अलावा गाइस एम जी इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स, एंड गाइस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज टी कॉस अल्फा एंड इट इज अपवर्ड्स। तो गाइस यहां पे जो टी कॉस अल्फा है इट विल बैलेंस एफ डैश साइन 30 एंड एम जी। तो इसीलिए गाइस आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश साइन 30 प्लस एम जी। तो गाइस यहां पे जो मैंने आपको दोनों इक्वेशंस बताए हैं, लेट्स ऑब्जर्व दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, तो आप यहां देख सकते हो दैट सूडो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ डैश कॉस 30 इट विल बी बैलेंस्ड बाय टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज टी साइन अल्फा। अब स्टूडेंट्स हम सूडो फोर्स के जगह लिख देंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा टेंशन इज इक्वल टू एम ए कॉस 30 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। इसके अलावा स्टूडेंट्स वी ऑल्सो हैव टू बैलेंस द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। गाइस द फोर्स विच इज वर्टिकली अपवर्ड्स इज टी कॉस अल्फा, एंड गाइस यहां पे जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो होंगे एम जी एंड एफ डैश साइन 30। गाइस एफ डैश साइन 30 इज द वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ सूडो फोर्स एंड एम जी इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो गाइस आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा एफ डैश साइन 30 प्लस एम जी इज इक्वल टू टी कॉस अल्फा। गाइस जो ऊपर टी की वैल्यू आई है वो उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड उसके बाद गाइस बेसिक कैलकुलेशन करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कॉट अल्फा इज इक्वल टू √3, which means that alpha will be equal to 30 degrees. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 11th question of this chapter is super amazing. The question is, the boxes of masses 2 kg and 8 kg are connected by a massless string passing over smooth pulleys. Calculate the time taken by the mass of 8 kg to strike the ground. सो गाइस यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट देर आर टू मासेस 2 kg एंड 8 kg। अब गाइस हमें इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखना होगा। गाइस जब आप 2 kg के मास को ऑब्जर्व करोगे उसके ऊपर की तरफ जो रोप है उसके अंदर टेंशन होगा T। इसके अलावा 2 kg के ऊपर एक और फोर्स एक्ट करेगा विच विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच विल बिकम 2g। इसीलिए गाइस 2 kg के लिए जो इक्वेशन बनेगा दिस इक्वेशन विल बी प्लस टी माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए। गाइस हमें पता है दैट टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एंड इसीलिए हम लिख रहे हैं प्लस टी माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए। लेकिन गाइस जब आप 8 kg के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो उसके ऊपर जो रोप है इट इज़ अ डिफरेंट रोप। तो गाइस इस रोप में जो टेंशन होगा वो अलग होगा, लेकिन गाइस ये जो दूसरे रोप का टेंशन है इट विल बिकम इक्वल टू 2t। गाइस इसका रीज़न बहुत सिंपल है, ये जो दूसरा रोप है वो जिस पुली को कनेक्टेड है उसके दोनों तरफ से रोप पास हो रही है जिसके अंदर टेंशन t था। इसीलिए गाइस ये जो 8 kg का रोप है इसको ये दोनों तरफ जो रोप है उसको बैलेंस करना है, एंड देयरफॉर दिस 8 kg का रोप विल हैव अ टेंशन ऑफ 2t। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो 8 kg के ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। गाइस 8 kg का ऑब्जेक्ट जिस पुली को कनेक्टेड है उस पुली के एक तरफ जो रोप है वो एक्चुअली स्टेशनरी होगी,
इसका रीज़न बहुत सिंपल है गाइस। 8 केजी का ऑब्जेक्ट जिस पुली को कनेक्टेड है उसके एक तरफ जो रोप है, क्योंकि वो रूफ को डायरेक्टली कनेक्टेड है इसीलिए वो मूव नहीं कर सकती। देयरफॉर एक तरफ की जो रोप है वो स्टेशनरी होगी एंड गाइस दूसरे तरफ की जो रोप होगी उसका एक्सेलरेशन ए होगा। अब गाइस बिकॉज एक तरफ की रोप स्टेशनरी है एंड दूसरे तरफ की रोप का एक्सेलरेशन ए है, तो इस पुली का ओवरऑल एक्सेलरेशन a/2 हो जाएगा। गाइस ये मैंने बस एवरेज कैलकुलेट किया है। गाइस अगर आप ऑब्जर्व करोगे 8 केजी का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो रोप है वो जिस पुली को कनेक्टेड है उस पुली के एक तरफ रोप जो है वो रूफ को कनेक्टेड है, तो वो रोप मूव नहीं कर सकती, तो इस रोप का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन गाइस दूसरी तरफ जो रोप है उसका एक्सेलरेशन a होगा, तो गैस 0 एंड a का जो एवरेज होगा इट विल बिकम a/2 एंड इसीलिए गैस ये जो पुली है जो 8 केजी के ऑब्जेक्ट को कनेक्टेड है इस पुली का एक्सेलरेशन a/2 हो जाएगा। तो गैस इन समरी 8 केजी का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो रोप है उसमें टेंशन डबल होगा, इट विल बी 2t एंड गैस इस 8 केजी के ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो हाफ होगा, इट विल बी a/2। तो इसीलिए गैस हम 8 केजी का भी इक्वेशन बना सकते हैं। Let's observe this in the solution in the next slide. Yes students, तो आप यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में देख सकते हो कि 2 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रोप है उसके अंदर टेंशन T है, लेकिन गाइस 8 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रोप है उसके अंदर टेंशन 2T है। गाइस इसका रीज़न बहुत सिंपल है। 8 kg के ऊपर जो रोप है उस रोप को पुली को बैलेंस करना है एंड उस पुली को दोनों तरफ की जो रोप है जिसके अंदर टेंशन T है उसको बैलेंस करना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 8 केजी के ऊपर जो रोप है उसको दोनों तरफ के रोप को बैलेंस करना है, इसीलिए 8 केजी के ऊपर जो रोप है उसका टेंशन डबल होगा, इट विल बी 2T। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज़ आप देख सकते हो कि जो 2 केजी का ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन इज a इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन गाइस जो 8 केजी का ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन इज a/2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। गाइस इसका भी बहुत सिंपल रीज़न है। गाइस 8 केजी जिस रोप को कनेक्टेड है और वो रोप जिस पुली को कनेक्टेड है उस पुली के एक तरफ जो रोप है वो डायरेक्टली रूफ को कनेक्टेड है, इसीलिए वो स्टेशनरी होगी, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा एंड दूसरी तरफ जो रोप है उसका एक्सेलरेशन a है। अब गाइस 0 और a का एवरेज a/2 होता है, इसीलिए गाइस ये जो 8 केजी का ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a/2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो गाइस अभी हमने फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से देख लिया है। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द इक्वेशंस इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ 2 kg के ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन देख सकते हो, +t - 2g इज इक्वल टू 2 × a। गाइस सिमिलरली हम 8 kg के ऑब्जेक्ट के लिए भी इक्वेशन बना सकते हैं। स्टूडेंट्स 8 kg के ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटी विल बी 8g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड उसके ऊपर जो रोप है उसके अंदर टेंशन विल बी 2t इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा 8 kg के ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इज a/2, इसीलिए गाइस 8 kg के ऑब्जेक्ट का इक्वेशन बनेगा 8g - 2t इज इक्वल टू 8 × a/2। गाइस आप इस इक्वेशन को अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन एज +2t - 8g इज इक्वल टू 8 × -a/2। उससे भी गाइस आपको यही सेम इक्वेशन वापस मिल जाएगा। तो गाइस अभी आपके पास 2 इक्वेशंस हैं एंड यू हैव 2 अननोन। आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ऑब्जेक्ट मिल जाएगा 5/2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब गाइस एक बार आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो अभी आप s इज इक्वल टू ut + हाफ at² इस इक्वेशन को यूज करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। गाइस हमें पता है दैट 8 kg के ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आया है 5/2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर एंड गाइस दिस 8 kg ऑब्जेक्ट विल बी इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब u की वैल्यू विल बी 0। इसके अलावा गाइस 8 kg का जो ऑब्जेक्ट है इट हैज़ टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब हम s की वैल्यू ले लेंगे एज 20/100। तो गाइस ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको टाइम मिल जाएगा एज 0.4 seconds। So with this we have completed this amazingly interesting question. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the 12th question of this chapter is a steel block of 10 kg rests on a horizontal floor as shown. When 3 iron cylinders are placed on it as shown,
the block and cylinders go down with an acceleration of 0.2 meter per second square. The normal reaction R by the floor if mass of the iron cylinders are equal and of 20 kilogram each is. सो गाइस यहाँ पे हम डायग्राम को ऑब्जर्व कर सकते हैं. गाइस जब हम स्टील ब्लॉक के ऊपर 3 आयन सिलेंडर्स रख देंगे, जो आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हो, तो ये जो पूरा सिस्टम है इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो गाइस यहाँ पे हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है विच द फ्लोर विल अप्लाई ऑन द स्टील ब्लॉक. तो गाइस ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही आसान है. गाइस अगर आप स्टील ब्लॉक को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो उसके ऊपर इन टोटल 2 फोर्सेस एक्ट करेंगे. वन फोर्स विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो उसके खुद के वजन और उसके ऊपर जो आयन सिलेंडर्स का वजन है उससे आएगा. एंड गाइस द अदर फोर्स विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अब गाइस हमें पता है दैट टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. अब इसीलिए हम इक्वेशन बना सकते हैं प्लस नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू माइनस ए. गाइस मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, हमारा जो स्टील ब्लॉक है जो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है उसके ऊपर इन टोटल 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. वन फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द अदर फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेकिन गाइस जब आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करोगे तो आपको स्टील ब्लॉक का जो मास है उसके साथ साथ आयन सिलेंडर्स का मास भी कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द टोटल वेट विच इज गोइंग टू मेक दिस सिस्टम गो डाउनवर्ड्स विथ सम एक्सेलरेशन. अब गाइस हमें पता है दैट टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. एंड इसीलिए गाइस आप इक्वेशन बना सकते हो प्लस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू माइनस ए. इसमें गाइस एन होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड गाइस एम जी होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. So let's observe this in the solution in the next slide. Yes students, तो आप यहाँ पे स्टील ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हो. गाइस यहाँ पे जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में एन बता रहा था उसके जगह उन्होंने अल्फाबेट आर यूज किया है. एंड गाइस इसके अलावा देयर विल बी ग्रेविटी फोर्स एम जी विच विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो गाइस यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा प्लस आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू माइनस ए. स्टूडेंट्स मैं एम इंटू माइनस ए इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज दिस एंटायर सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स. अब गाइस आप माइनस साइन को दूसरी तरफ ले आओगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए, जो यहाँ पे मेंशन किया है. अब गाइस आपको बस एम कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट्स जब आप एम कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी मास ऑफ द स्टील ब्लॉक प्लस the mass of 3 iron cylinders on top of it. तो आप यहाँ देख सकते हो that total mass will be 10 plus 3 into 20 which is equal to 70 किलोग्राम. अब गाइस जो हमारा इक्वेशन था mg minus r equal to ma, उसमें हमें m के जगह 70 किलोग्राम सब्स्टिट्यूट करना है. g की वैल्यू विल बी 10 एंड गाइस एक्सेलरेशन के जगह हमें लेना है 0.2. ये सब वैल्यूज डालने के बाद आपको r का गाइस वैल्यू मिल जाएगा एंड दिस आंसर कम्स आउट as 686 newtons. So with this we have completed the explanation of this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the 13th question of this chapter is, consider a frame that is made up of 2 thin massless rods AB and AC as shown in the figure. A vertical force P of magnitude 100 newtons is applied at point A on the frame. तो guys आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो that there are 2 rods AB and AC. एंड गाइस एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई किया गया एट पॉइंट ए एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज 100 न्यूटन. क्वेश्चन को गाइस कंटिन्यू करते हैं. सपोज दैट द फोर्स ऑफ पी इज रिजॉल्व पैरेलल टू द आर्म्स ए बी एंड ए सी ऑफ द फ्रेम. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजॉल्व कंपोनेंट अलॉन्ग द आर्म ए सी इज डैश न्यूटन्स. तो गाइस यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स पी है इसका जो कंपोनेंट होगा अलॉन्ग ए सी ये हमें कैलकुलेट करना है. इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं एंड गाइस दे हैव आल्सो गिवन अस द वैल्यू ऑफ साइन 35 डिग्रीज एंड कॉस 35 डिग्रीज. सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना है ये समझ में आ जाएगा. सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स,
तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो द वेरियस एंगल्स गिवन इन द क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे जो बॉटम का एंगल है 145 डिग्रीज, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। एंड गाइस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर आपको एंगल AC भी मिल जाएगा एज इक्वल टू 35 डिग्रीज। अब गाइस ये जो एंगल ACB है इट इज अल्टरनेट एंगल्स विथ एंगल PAC। इसका मतलब स्टूडेंट्स जो एंगल PAC है इट इज फॉर्मिंग अ Z शेप विथ एंगल ACB एंड इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो एंगल PAC है वो भी 35 डिग्रीज हो जाएगा। अब गाइस ये जो 100 न्यूटन्स का फोर्स है हमें इसको AC के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 100 न्यूटन्स का फोर्स है उसको हमें 35 डिग्री से घुमाना है ताकि वो AC के डायरेक्शन में आ जाए। तो गाइस ऐसे केस में जो आपका रिजॉल्व फोर्स होगा इट विल बिकम 100 cos 35 डिग्रीज। अब गाइस cos 35 डिग्रीज का उन्होंने वैल्यू दिया है एज 0.819 एंड गाइस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको रिजॉल्व फोर्स मिल जाएगा एज अप्रॉक्सीमेटली 82 न्यूटन्स। तो गाइस इन कंक्लूजन में आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी फोर्स को रोटेट करते हो बाय सम एंगल थीटा तो उसका कंपोनेंट हो जाता है F cos थीटा। So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 14th question of this chapter is a mass of 10 kg is suspended by a rope of length 4 meters from the ceiling. A force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle of 45 degrees with the vertical. Then the value of F is equal to. So guys इस क्वेश्चन में हमें तीन फोर्सेस को बैलेंस करना होगा। First will be force of gravity which is mg. Second is the force of tension in the rope and guys the third force is F. So let's observe the free body diagram in the next slide और उससे हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। Let's move ahead to the next slide. Yes students, तो आप यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में देख सकते हो that force F is towards right, gravity का force mg will be downwards and guys जो tension का force है it is along the rope. अब गैस जो टेंशन का फोर्स है T इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द वर्टिकल। तो इसीलिए गैस जब आप टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो इट बिकम्स T cos 45 एंड देयरफॉर टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट बिकम्स T sin 45। अब गैस ये जो T sin 45 है इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट एंड देयरफॉर इट विल बैलेंस F एंड गैस ये जो T cos 45 है इट इज वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देयरफॉर इट विल बैलेंस mg। तो गैस आपका फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा T sin 45 इक्वल टू F। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का बैलेंसिंग हो गया एंड गाइस दूसरा इक्वेशन आ जाएगा T cos 45 इक्वल टू mg। गैस ये आपके वर्टिकल फोर्सेस का बैलेंसिंग हो गया। अब स्टूडेंट्स आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे तो टेंशन विल कैंसल आउट और आपको इक्वेशन मिलेगा F अपॉन mg इक्वल टू tan 45। गैस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर F इज इक्वल टू mg एंड गैस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद F आ जाएगा एज 100 न्यूटन्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, द 15th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज अ सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 3 masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on a rough horizontal table as shown in the figure. The coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of mass m1 is. So students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस बेसिक लॉजिक यूज करने की जरूरत है और इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली। गाइस m1 का जो एक्सेलरेशन है इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड आप यहां देख सकते हो दैट इस एक्सेलरेशन को m1 का जो ग्रेविटी है वो हेल्प करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो m1 का एक्सेलरेशन है इट विल बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ m1 विच इज m1g। लेकिन गाइस जब m1 नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो m2 और m3 का जो फ्रिक्शन है वो इस एक्सेलरेशन को अपोज करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा एक्सेलरेशन निकालते समय हमें ये चेक करना है कि कौन से फोर्सेस हमें हेल्प करेंगे एंड कौन से फोर्सेस अपोज करेंगे। सो गाइस यहाँ पे एक्सेलरेशन को हेल्प करेगा
m1 का ग्रेविटी का फोर्स विच इज m1g, एंड गाइस इस एक्सेलरेशन को अपोज करेंगे m2 और m3 का फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू m2g एंड म्यू m3g। अब गाइस हमें पता है दैट नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो गाइस यहां पे एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g माइनस म्यू m2g माइनस म्यू m3g होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो गाइस आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो फोर्स एक्सेलरेशन को हेल्प करेगा उसको हमने प्लस में लिया है, एंड गाइस जो फोर्सेस एक्सेलरेशन को अपोज करेंगे उसको हमने माइनस में लिया है। तो गाइस आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g माइनस म्यू m2g माइनस म्यू m3g होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब गाइस हमें m1 m2 m3 तीनों की वैल्यू को m सब्स्टिट्यूट करना है और इससे गाइस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू होल डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। So guys, with this we have completed the 15th question of this chapter, and we have also completed the last question of this first part of this chapter. I hope you had a lot of fun in this video as well. Till then, stay happy and keep smiling. I will see you in the next video.